उल्टा तो नहीं लगा दिया तू भी उसके जैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे थे बिट्स की बात कर रहे थे, विस्पंद की अपन बात करते हैं, विस्पंद की ना। अच्छा विस्पंद क्या होता है बेटा? किसी एक ही जगह पर समय के साथ तीव्रता में परिवर्तन होना विस्पंद कहलाता है, बिट्स कहलाता है। आज इंग्लिश वाले कोई नहीं दिख रहे है क्या? कोई इंग्लिश वाले? कोई इंग्लिश वाले? कहाँ है सब इंग्लिश वाले? आज कोई भी इंग्लिश वाले नहीं दिख रहे हैं? अरे चलो तू कहाँ इंग्लिश वाला है? हिंदी आज क्यों हिंदी बोलूंगा मतलब। विस्पंद समझ गए? विस्पंद क्या होता है बेटा? किसी एक ही जगह पर समय के साथ इसमें परिवर्तन, ये बिट्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? विस्पंद कहलाता है। एक विस्पंद की भी हम बात कर चुके थे। एक विस्पंद क्या होता है? एक बार ऊपर जाए एक बार नीचे आए। एक विस्पंद में कितने अधिकतम होती है? एक। और कितने मिनिमम होती है? एक। अच्छा उसके बाद पढ़ाया था मैं विस्पंद आवर्तकाल, बिट्स टाइम पीरियड। वो क्या होता है? अधिकतम से अधिकतम, न्यूनतम से न्यूनतम, या फिर दो पाई का कालांतर हो, वहाँ पर जो समय लगता है उस समय का नाम होता है टीबी। टीबी जानते हो? टेलीविजन बिट्स टाइम पीरियड ना, यही होता है कि नहीं होता है? अच्छा फिर आगे हम क्या बात किए थे? क्वेश्चन की बात किए थे हैं? उसमें 2 क्वेश्चन दिया था और आगे भी क्वेश्चन दूंगा बोला था। और आगे क्वेश्चन दूंगा, पहले वो लिख लो एप्लीकेशन ऑफ बिट्स। विस्पंद के अनुप्रयोग, विस्पंद के अनुप्रयोग, विस्पंद के अनुप्रयोग, विस्पंद के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बिट्स, एप्लीकेशन ऑफ बिट्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ बिट्स। ठीक है? आगे लिखो। बिट्स का उपयोग करके अज्ञात ध्वनि स्रोत का आवृत्ति पता करते हैं। अज्ञात ध्वनि स्रोत का आवृत्ति पता करते हैं। यह है बेटा ट्यूनिंग फॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है? यही है, वही साउंड उत्पन्न करने वाला स्रोत यही है। ठीक है? इस पे ऐसे वेव उत्पन्न होता है, ठीक है? और इसमें ऐसे, इसको प्रोंग्स कहते हैं। कोई मतलब नहीं है इससे जानकर, इसको स्ट्रीम करते हैं, छोड़ कोई मतलब नहीं है इसको जानना, है ना? ये क्या है एक्चुअल में? ये साउंड का सोर्स है। भाई तुम घंटी बजाते हो तो वहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि नहीं? तो वही है, समझ लो। समझ में आ रहा कि नहीं? अब इसी का मुझे निकालना है। क्या निकालना है? इसी का आवृत्ति मुझे पता करना है। ये इसका एप्लीकेशन है। समझ में आ रहा? अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। लिखो पहला क्वेश्चन। ये बना सकते हो जिसको बनाना है, अभी क्वेश्चन लिखो। ये पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसलिए इधर लेके आया हूँ। नाइक्रोम का बना है, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है सर। हो गया ये? हो गया क्या? यस सर। इनवार मटेरियल जानते हो? इनवार मटेरियल और क्या कोबाल्ट होता है? क्या इसका नाम? स्टील होता है। यही होता है पक्का, इससे बना होता है। छोड़ना इससे क्या बना है बेटा? यहाँ पर एक चीज होता है वैक्स होता है। क्या होता है? वैक्स। और एक फाइल होता है। वैक्स मतलब मलहम लगाना। अरे मोमबत्ती का मोम को लगा देते हैं ऐसे को, तो हंसने वाली क्या बात है? जैसे मतलब ट्यूनिंग फार्क में मैं लगा दिया, क्रीम लगा दिया मान ले, तो वैक्स करना। फाइल मतलब उसको छील दिया, इसका मतलब क्या होगा? छीलना। और इसका मतलब लगाना बोल दूं क्या? है कि नहीं? तो इसको लगाने से बेटा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? घट जाती है। और ये करने से फ्रीक्वेंसी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर्शिया कम हो जाती है। इनर्शिया क्या हो जाती है? कम। यहाँ पर इनर्शिया बढ़ जाती है। इनर्शिया समझते हो कि नहीं? इनर्शिया मतलब मास समझ लो, द्रव्यमान समझ लो। द्रव्यमान जिसका ज्यादा वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, कि जिसका द्रव्यमान कम उसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा? जिसका द्रव्यमान कम। तो जब हम फाइल करते छीलते तो उसका द्रव्यमान कम हुआ कि नहीं हुआ? बढ़ गया क्या? कम ही हुआ ना? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? और वैक्स लगाने से
क्या वो कम हो जाती है? और जड़त्व बढ़ जाती है। देखिए जड़त्व कम हो जाती है। वैक्सीन अबे उल्टा हो गया क्या? अरे ये ऐसे होगा क्या? हाँ चलो लिखो पहला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे। पहला किसी से भी दे रहा हूं मैं। 3 ध्वनि स्रोत, 3 ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 501, 503, 505 हर्ट्ज है। 501 लिखने नहीं आता, 501, 503, 505 हर्ट्ज है, जो कि एक साथ कंपन होते हैं, और विस्पंद उत्पन्न करते हैं, तो विस्पंद की फ्रीक्वेंसी होगी। एक साथ वाइब्रेट होते हैं, कंपन होते हैं और विस्पंद उत्पन्न करते हैं, तो विस्पंद की आवृत्ति होगी। क्या बोला बेटा? 3 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। 2 होता तो हम तो एक ही लाइन में बोल देते। अरे 2 होता तो एक ही लाइन में बोल देते ना। लेकिन यहाँ पर कितना है? अब 3 है तो क्या करें, एक लाइन में बोल दें? नहीं बोल सकते। अच्छा इनके बीच अगर बोलूं तो कितना है? 2। इनके बीच बोलूं तो 2, और इनके बीच बोलूं तो 4। मतलब मेरे पास 3 प्रकार के हो रहा है। तो हम एक चीज बताए थे, मैं टाइम ऑफ हियरिंग बताया था बेटा। जैसे मैं कर रहा हूँ ध्यान रखना, 3 सोर्स आया तो ऐसे ही करना है। मान लेते पहले 2 का, कितना मान ले? 2 का क्या होगा? 1/2 और 2/2 है ना। फिर दूसरे का क्या होगा? 1/2 और 2/2। फिर इसका बोल 1/2, 2/4 है ना, 3/4, 4/4। सेम फ्रीक्वेंसी को एक माना जाता है, बाकी सबको अलग अलग माना जाएगा। सेम टाइम ऑफ हियरिंग, देखो ये सेम टाइम ऑफ हियरिंग है। अरे है कि नहीं? अरे ये भी सेम है। तो ये कितना? 1, ये कितना? 1 और ये कितना? 1, 2, 3, 4। क्या लिखेंगे? 2 + 2। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? बेटा ध्यान रखना, ऐसे ही करना जब 2 से ज्यादा सोर्स आए तो। कैसे करना समझ में आया? ऐसे बना के करना है, 2 से ज्यादा आया तो है। ये किसके बीच? 501 से 503 और 503 से, और ये है कि नहीं? और उसका आंसर क्या आ गया? बिट्स पर सेकेंड, फॉर बिट्स। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे निकालना होता है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा सोर्स है तो ऐसे ही निकालना है, 4 बिट्स पर सेकेंड। हो गया? आगे लिखो। जब भी 2 से ज्यादा सोर्स हो तो ऐसा ही करना है जैसे मैं किया हूँ। ध्यान से रखना, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। n, n-1, n+2, n+1। 3 फ्रीक्वेंसी था, n, n-1, n-1 और n+1। या ऐसा बोलो n-1, n+1। बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? ऐसे निकालना है। समझ गए कि नहीं? यस सर। जल्दी लिखो। आज सिंगर नहीं दिख रही है? अंजलि क्या? अंजलि अब तो अंजनी है। अच्छा तेरा नाम की स्पेलिंग इस प्रकार से होगा ना? चल तो अंजनी ऐसा लिखा जाता है। तो आजकल की ऐसा वाला अंजनी है ना,
इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका मीनिंग होता है अंजनिया से मिलकर बनता अंजनी। अंजनी पुत्र कौन है? तो कौन सा अंजनी? ये वाला अंजनी कि मैं जो नीचे लिखा था वो अंजनी? तू कौन सा अंजनी है तू देख ले। हैं? क्या दोनों कैसे हो सकते हैं? तो इंसान है कि राक्षस है? जो बोले उसको बोल रहा हूँ। बोल तो दोनों है क्या? कोमल तू है कौन बता एक्चुअल में, तू कौन है? कैसे पता तुझे मनुष्य है? मनुष्य में जो गुण होते हो तेरे में गुण है कि नहीं है? है? जीभ से पानी पीता होगा, है? जीभ से पानी पीता होगा, मुंह से पीता है, होठों से पीता है, बेवकूफ। लिखो x स्रोत x, x स्रोत x, स्मॉल x, a लिख ले, b लिख ले, दो ले ले, x स्रोत a, चलो x स्रोत a जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति अज्ञात है, जिसकी आवृत्ति अज्ञात है, वह अज्ञात है, वह 250 हर्ट्ज वाले स्रोत से अज्ञात है, वह 250 हर्ट्ज वाले स्रोत से, वह 250 हर्ट्ज वाले स्रोत से 8 विस्पंद तथा 270 वाले सोर्स से, 270 वाले स्रोत से तथा 270 हर्ट्ज वाले स्रोत से 12 विस्पंद उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो उसकी आवृत्ति बताएं, विस्पंद बताएं। वाह हरे विस्पंद बताएं। विस्पंद, अबे विस्पंद एक का होता है कि दो मिला के या तीन मिला के होता है? दो मिला के विस्पंद होता है, एक मिला के होता है कि कभी विस्पंद? क्वेश्चन कंप्लीट। देखें कि बता दोगे? आसान क्वेश्चन है, आसान सा। हाँ देख, मान लेते हैं बेटा एक ट्यूनिंग फॉर्क का ए है ना? अरे हाँ कि ना? अगर हम उसको किसके साथ कर दें? 250 वाले के साथ ना? और एक कितना वाला? 270। सही है क्या? अच्छा देख, अगर मैं 250 के साथ करूंगा तो इसके दो फ्रीक्वेंसी आएगी। कितना इसके बीच बिट्स कितना बोला गया है? 8 की 5? शुरू में 8, तो एक आएगा 258 है ना बेटा? और एक कितना आएगा? -8 कर दे, 242। यही तो आएगा। अगर 270 के साथ करूं तो इसका कितना आएगा? इसके बीच कितना? 8 बिट से बोला है यहाँ, और यहाँ पर कितना बिट? 12 है ना? बोल कितना आएगा? 282। और एक कितना आएगा? 258। पक्का ना? अच्छा दोनों में कॉमन कौन मिला? दोनों में कॉमन कम मिला, तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 258। अब देख दोनों को करके देख, यही आ रहा है, यही आ रहा है। मतलब ए की फ्रीक्वेंसी कितना रहा होगा? अच्छा बिट्स क्या होगा? दोनों का अंतर तो होता है ना? अब देख इसका कितना बेटा? 250। तो 250 में 8 का अंतर है इससे। हो सकता है 8 ज्यादा हो सकता है 8 कम हो। उसी प्रकार इसमें कितना का अंतर है? 12 का। तो हो सकता है 270 प्लस 12 हो या 270 माइनस 12 हो। दोनों में कॉमन जो है वो आंसर आएगा। समझे? कुछ समझ में आया? अंतर समझ में आया? अंतर तो जानती हो।
ये बीट्स का मतलब होता है अंतर, दो फ्रीक्वेंसी का अंतर है। बीट्स मतलब दो फ्रीक्वेंसी के अंतर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में कितने का अंतर है? 8। तो ये कितना हो सकता है? 258। और कितना होता है? दोनों का अंतर यही आ रहा है, चाहे ज्यादा होगा या कम होगा। अच्छा, इनके बीच कितना बोला है? 12। इसके बीच कितना आ रहा होगा? या फिर कितना आ रहा होगा? तो दोनों में कॉमन क्या रहा? तो आंसर क्या रहा? समझ आया? आगे लिखो। अच्छा लिखो इसको। यूनिशोन का मतलब हिंदी में क्या होता है? हो गया? 81 ट्यूनिंग फॉर्क, 81 ट्यूनिंग फॉर्क को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। 81 ट्यूनिंग फॉर्क को, 81 ट्यूनिंग फॉर्क को TF लिख लो। TF मतलब ट्यूनिंग फॉर्क इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि किस प्रकार से अरेंज किया गया है कि उसकी आवृत्ति बढ़ते क्रम में है, उसकी आवृत्ति बढ़ते क्रम में है तथा प्रत्येक ट्यूनिंग फॉर्क, उसकी आवृत्ति बढ़ते क्रम में तथा प्रत्येक ट्यूनिंग फॉर्क अपने पास वाले से 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। 4 बीट्स प्रति सेकंड, 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। फुल स्टॉप। यदि लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी का अष्टक है, पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के अष्टक है, ऑक्टेव कहते हैं, ब्रैकेट में लिखना ऑक्टेव, OCTAVE अष्टक है, ब्रैकेट में लिखना ऑक्टेव, OCTAVE। ठीक है बेटा? तो लास्ट आखिरी ट्यूनिंग फॉर्क की आवृत्ति बताएं। तो आखिरी ट्यूनिंग फॉर्क की आवृत्ति बताएं। हो गया? बताओ क्या है? मैं बताऊं कि तुम बताओगे? ये बोला अभी तक 2 चीज होता है कि यूनिशोन होता है, इसका मतलब है एकल आवृत्ति। क्या होता है? एकल आवृत्ति। इसका मतलब होता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा? सेम होगा। अब एक तो ऑक्टेव, अभी वो लिखा है ऑक्टेव, अष्टक लिखाया था, ये होता है 2 टाइम्स। कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे? जैसे सा रे गा मा पा सुने हो? सा रे गा मा पा धा नी। देख 1 2 3 4 5 6 7 8, देख 2 फ्रीक्वेंसी आया कि नहीं आया? इसलिए ऑक्टेव का मतलब था 2 फ्रीक्वेंसी। अब म्यूजिक भी सिखा सकता हूं, है कि नहीं? क्या? सा रे गा मा सा नी पा धा पा मा गा रे सा। सही तो बोला हूँ? समझ गए क्या? अष्टक।
ऐसा बोला गया, समझ में आया? तो ऑक्टेव मतलब डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 2 गुना ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होगा। देखो उसने बोला 81 रखा है, 81 रखा है, और ये बोला है कि वो पहले से कितने का, 4 का, तो ऐसे ही होगा। ये दूसरा, ये कितना, तीसरा, ऐसा होगा। डॉट 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 डॉट, ये कितना, 80 वाला है ये लास्ट वाला। तो यहाँ पर कितने का आएगा, कितने का आएगा, लगभग कुछ तो आएगा। देख अगर मैं इसको F लूं, तो अगर इसको मैं B ले लूं, B मतलब बिट्स, तो यहाँ पर कितना बिट्स आ जाएगा, 2B, है ना बेटा? कितना बिट्स आ जाएगा, 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80। करके देखना, 1 में 0, 2 में 1, 3 में, 4 में 3, 5 में 4, तो 81 में सही आ गया, यही है। और उसने बोला कि लास्ट जो बिट्स हैं, क्या बोला है, लास्ट जो है वो फर्स्ट का ऑक्टेव है, मतलब फर्स्ट का, यही तो बोला है। ढंग से देखना भाई, ढंग से थोड़ा एक्टिव होके बैठा कर, ऐसा लगना चाहिए कि नीट अभी निकाल देगी, ऐसा लगना चाहिए ना। ऐसा लगता है कि सालों सालों में नहीं निकाल पाई। ऐसा बैठती है तो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैठती है तो बोल रहा हूँ, आगे की तरफ, यही बोला है ना। लास्ट वाला पहले का ऑक्टेव है, यही बोला है। बोल कितना आ गया, F का वैल्यू 80 आ गया। अब 80 तो आया। अरे रुक 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 रुक, B है B, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कैसे आ रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले कितना आ जाएगा, F आएगा। अरे इसको इधर भेजे, F बनेगा 80 इंटू B का वैल्यू कितना, 4, 8 चौक, तो कितना आ गया लास्ट का, 51 वाले का निकाल लेगा। 51 का बता, 51 वाले का कितना है, F प्लस 50 B, ये तो 51 का, ये कितना 320, 50, और ये कितना 4, 200, 200 और 3, 520, आगे ना। सही है। अगर मान ली जाए उसने बोल दिया 12 का बचा, कितने का, F प्लस 11B, है कि नहीं? F कितना है बेटा, 320, और ये कितना 11, और ये कितना 4, 44, 300, है कि नहीं? निकाल सकते हैं ना? किसी का भी पूछे निकाल दो, है ना? लिखो ना। नींद आ रहा है, चश्मा पीना भाई होते, ऑफिस का बॉटल इधर लाके रखे, उसमें भी पानी नहीं है। अच्छा उसमें भी ना बियर वाले, नहीं बियर नहीं, वो इंग्लिश। कौन है, किसका है वो, हैं? कौन है मेरा? आजकल तो इंग्लिश भी पीती है रात को। ओहो सो सैड यार। आशीष कहाँ है, आशीष? अच्छा डीके नहीं दिख रहा है। अभी मैं यही सोच के बैठा हूँ कि मेरा क्लास अभी नहीं है, क्लास कोई और चल रहा है करके ना। अरे जब कोई क्लास नहीं चल रहा है, अब वो आते नहीं है वो लोग, वो लोग बोलते सर क्लास में है। कौन सर? आनंद सर। तो बोला कहाँ चल रहा भाई। फिर बाद में पता चला, बाद में कब पता चला, अभी जस्ट पता चला मुझे, जस्ट ये गया तब। तुम लोग को पता था कि नहीं मैं आ गया हूँ? नहीं पता था। फिर भी तुम लोग नहीं आए बुलाने में। क्लास से पढ़कर कोई और दूसरा काम नहीं है मेरा। सारे गमा कल नहीं होता ना मेरा क्लास, सो सैड। तुम्हारे लिए तो बल्ले बल्ले, अच्छा हुआ कि आज क्लास नहीं हुआ। अच्छा जैसे तुम लोग मेरा चेहरा देखते हो तो गुस्से में आ जाते होंगे ना, मैं साला फिर आ गया, फिर पकाएगा 2 घंटा, ऐसे को
हंस के बोल रहा हूँ समझ नहीं रहा। कौन आया? ऑफिस बॉय है ना अपना? क्या टेंशन? कैसे झुलन देगी? कोमल को ये सबसे बहुत पतला होता है, जैसे इधर उधर को बात कर दो एकदम एक्टिव हो जाता है उसका, पूरा जितनी इंद्रियां हैं सब, कान नाक गला सब एकदम, और पढ़ाई की बात करूंगा तो सब सो जाता है। कैसे नमन, सही बोल रहा हूँ ना? ईश्वरी के बड़े भैया हैं तो किससे पूछ के जा रही है? नहीं जाऊँ सर बोलने से कुछ बोल देते जाएगा कि पूछने के लिए कुछ वो होता है, क्या बोलते हैं? नहीं क्या औपचारिकता होता है ना सबका। हाँ बोल। कैसे चूहा टाइप का देख रहे थे? ये क्या दोस्त? हाँ तो वो भैया की अच्छा उनको 200 देना है बस, और कुछ काम नहीं है। हाँ जा दे दे। इतने के लिए तो क्लास छोड़ के जाने वाले थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक टीएफ मतलब समझ गए ना? एक टीएफ ए फॉर एरोप्लेन, अरे बल। एक ट्यूनिंग फॉर ए बी के साथ है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, बी के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। 200 हर्ट्ज है, उससे 5 बनाता है कौन? ए। बी का कितना दिया हूं? 200। बी का कितना दिया हूं? अब ए का कितना दिया हूं नहीं पता, उसके साथ कितना बनाता है? 5 का बनाता है। समझ गए? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि उसे फाइल मतलब छील देते हैं तो वह बी के साथ 3 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है तो ए की आवृत्ति छिलने के पहले और छिलने के बाद बताएं। छिलने के पहले और बाद बताएं। ए की आवृत्ति छिलने से पहले तथा बाद में बताएं। ठीक है, बोलो क्या बोला है? देखो ध्यान से देखो, पहले की कंडीशन में बोल रहा हूं। मान लेते ए है, ये बी है ना बेटा, बी बोलूं कि ए बोलूं? ए। अच्छा ये बी है, मान क्या है ये? बी। इसके साथ कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है? कितना 200 दिया है और कितना बोला था? कितना? 5 का ना, मतलब ये 205 हो सकता है या फिर 195 हो सकता है ना? ये बी है ना बेटा, बी। इसके बीच बी है। अच्छा बी
अच्छा इधर मैं मानूंगा बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इधर मैं मानूंगा फ्रीक्वेंसी घट रहा है। समझे कि नहीं समझे? अब उसने बोला कि हम ए को फाइल कर दिए, ए को छील दिए, ए को छीलने के बाद इसका विस्पंद कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा मैं अगर इधर जाऊंगा तो इसकी बीट्स घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। इधर जाऊंगा तो बीट्स बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। देखना ये दूर जाता जाएगा तो बीट्स बढ़ेगा, पास आता जाएगा तो बीट्स घटेगा। अब वो कितने का बोला है? 3 का। तो 3 मतलब हमारे पास क्या क्या हो सकता है? 3 मतलब 200, 220, 200 और 203 और 197। हाँ कि ना? यही होगा कि नहीं होगा? बताओ बीट्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? यार मैं तो इसलिए लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा सोचो तुम लोग। दो 205, 203 हो सकता है क्या? 205 हो सकता है? 205 तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? 205 क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीट्स बढ़ रहा है। 205 तरफ जाना, बीट्स बढ़ रहा है, लेकिन हमको बीट्स घटा दे रहा है। मतलब हम अगर देखें तो 205 तो हट गया, तो बिफोर में आंसर ओनली आ रहा है 195 हर्ट्ज। बिफोर कितना है? 195। समझ गए? आफ्टर बोलो, आफ्टर 220, 203 और 197 क्यों नहीं? देख इसका बीट्स घटते घटते 197 आएगा कि नहीं आएगा? बीट्स घट रहे हैं इनके बीच, 200 है कि नहीं? और 203 नहीं आ सकते। इधर आना, इधर ऐसे 295, 296, 297, 298, 299, 200, 102, 103 नहीं आ सकता क्या? तो दोनों आ जाएगा क्या इसका आंसर? तो आफ्टर क्या आ जाएगा बेटा? दोनों। और बिफोर 195। टफ क्वेश्चन होते हैं ऐसा। थोड़ा सा एक और दूंगा, इसमें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखो। समझे? फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती कि घटती है? बढ़ती है ना? मतलब उसका 195 से तो ज्यादा ही आना है। 197 और 203 दोनों क्यों आए समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर भी 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है, इसलिए आया। चलो हो गया। अच्छा 205 आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 205 से आगे जाएंगे ना भाई। एक चीज बताओ, फाइल करने से फ्रीक्वेंसी घटती कि बढ़ती है? बढ़ती है ना? तो 195 से ज्यादा होगा फाइल करने के बाद जो आंसर आएगा। 205 से भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर 205 से ज्यादा होगा बीट्स की संख्या बढ़ जाएगी। अभी बीट्स की संख्या कितना? 5 5 था ऊपर, लेकिन बीट्स कम हुआ कि बढ़ा है? कम हुआ। तो 5 से आगे जाएंगे तो बीट्स बढ़ गए, इसलिए 205 नहीं हो सकता। इसलिए क्या है आंसर पहला? 195 पहले में। अब वो बढ़ के कितना हो सकता है? 197 भी हो सकता है और 203 भी हो सकता है, इसलिए दोनों आंसर आया है। ठीक है? हो गया आंसर? समझ में आया? वह समझ में आया रही? आगे लिख, एक लाइन में देना आंसर। अच्छा एक लाइन में मत दे, थोड़ा टफ वाला दे देता हूं। लिख, एक TF A B के साथ B जिसकी फ्रीक्वेंसी है, B जिसकी फ्रीक्वेंसी, B जिसकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज है के साथ
के साथ 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। कितना? 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। हो गया? हो गया, फुल स्टॉप। अब वैक्स लगाने के बाद फिर से बी के साथ फिर से बी के साथ 8 बीट्स प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। बीट्स प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। तो एक ही आवृत्ति बताएं। बिफोर एंड आफ्टर वैक्स, मतलब वैक्स करने के पहले और वैक्स करने के बाद। बोलो। बेटा देख, इसको सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका है, नहीं तो विस्पन करते रह जाओ। सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वही मैं बताता हूँ, ध्यान रखना। चलो मान लेते हैं हमारे पास एक बी है ना बेटा, और एक हमारे पास ए है, और एक और क्या है, ए है। अच्छा ए ही है ना ए। अच्छा इसका कितना दिया है, 500 हर्ट्ज, तो इसका कितना होगा, 505 होगा, और इसका क्या होगा, 495 होगा। वही तो होगा। सही बोला हूं क्या? अच्छा यहाँ से यहाँ जाएंगे बीट्स बढ़ रहा है। खैर अभी की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए कि अभी बी भी है अभी इनके बीच। उसने बोला है कि फाइलिंग की वैक्सीन, तो फ्रीक्वेंसी घटेगा कि बढ़ेगा? तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी घटेगा, हाँ कि ना? और इसकी भी घटेगा। अरे घटेगा ना, इसकी तो घटना है। अच्छा घटते घटते कितना हो गया, तो यहाँ बीट से घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, तो इधर आ रहा है ना, इधर 504, 503, 505 ऐसे आएगा, और इसकी बीट्स बढ़ रहा है। आफ्टर क्या, हाँ आफ्टर वैक्सिंग कितने का हो गया इनके बीच, 8 का हो गया। तो 8 का एक आ जाएगा 498, और एक आ जाएगा 508, हाँ कि ना भाई? 492 और 500। सही बोला हूं क्या? अब सोच, बिफोर की पहली बात कर ले, बिफोर की पहले बात कर ले। अच्छा उनके बीच जो बीट्स है वो बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है ना। अभी देख, अगर मैं 595 लूंगा तो बीट्स बढ़ रहा है, लेकिन 505 लूंगा तो बीट्स घट रहा है। इसका मतलब आंसर बिफोर में क्या है, बिफोर में क्या है, बिफोर में क्या है, 505 नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी घटना है बेटा, घटना है। तो 505 3 4 3 2 0 498 हो सकता है, 495 493, अरे सब हो सकता है, घटना है ना। तो ये भी आंसर है इसका, दोनों ऑप्शन है यहाँ, दोनों आंसर है बिफोर में, दोनों ऑप्शन आंसर है बिफोर में। आफ्टर में बोल 400। अच्छा 500 क्यों नहीं हुआ? फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हमको 505 से 495 से कम चाहिए, तो कम कौन है? ये तो बढ़ गया ना, ये नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ दोनों क्वेश्चन से क्या समझ में है, अगर बिट्स बढ़ा तो बिफोर वाला दोनों आंसर आएंगे, और बिट्स घटा तो आफ्टर वाले दोनों आंसर आएंगे, है कि नहीं? तो नोट लिख दो, नोट ऑन इंक्रीजिंग बिट्स, ऑन इंक्रीजिंग बिट्स, बिफोर का दोनों आंसर, बिफोर का दोनों आंसर, है कि नहीं? और ऑन डिक्रीजिंग बिट्स, बोलना भाई, आफ्टर का दोनों आंसर। समझ गए? आसान नहीं है क्या? अब तो आसान हो गया होगा। अब एक लाइन में बता दोगे? हाँ तो एक क्वेश्चन दूंगा, अबे देखते ही बता दोगे ये आंसर है बिफोर का, ये आंसर है आफ्टर का।
लेकिन आफ्टर के सोचना पड़ेगा फाइल हुआ है कि क्या हुआ है। Yes, sir. इसमें आफ्टर सोचेंगे, इसमें बिफोर सोचेंगे, और वो सोचने के लिए आपको बता दिए कैसे सोचना है। कई लोग के ऐसे आया होगा, फिर ऐसे यहाँ बाउंस किया होगा 2-3 बार, फिर चले जाते हैं। इतना टफ नहीं आएगा, डोंट वरी। वन ऑफ द टफ क्वेश्चन कराना होगा, बट आना चाहिए ना कि तुमको सॉल्व करना। एक पीएफ, अच्छा ये लिख लो ना नोट में, लिख लिए? अच्छा आराम से पढ़ा रहा हूँ कि जल्दी पढ़ा रहा हूँ? आराम से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। उतना अंग्रेजी तो समझ में आता होगा बेटा? इधर क्या नाम है? हाँ नाम है, हाँ नहीं, ऋतु क्या ऋतु क्या ऋतु के अर्थ हाँ समझ में इतना इंग्लिश तो आता होगा। हाँ और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तेरे मेरे बीच में कौन था रे? एक काम कर, तू ही गा दे। हाँ खड़ा हो जाए, गाना सुना दे। हैं? गाते हैं सर। गाता है ना? बोल रहे? चल कोमल एक गाना। रुक जा, क्वेश्चन लिखा दूंगा फिर गाना। एक ट्यूनिंग फॉर्क ए, अब तो हो गया होगा? नहीं हुआ है? नोट लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। आज इंग्लिश वाले नहीं, इसलिए जल्दी हो रहा है थोड़ा सा, हैं? ये तो और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हिंदी में बोलो, फिर अंग्रेजी में बोलो। ज्यादा ठंड हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, एग्जाम, कॉलेज है ना? अभी एग्जाम चल रहा है, क्या चल रहा है कॉलेज में? एग्जाम चल रहा है। सिटी 1 सिटी 2? सिटी 12। हमारे कॉलेज में एक सिटी 1 एक सिटी 2 और फिर मिड सेम नहीं होता था, सीधा सेमेस्टर एग्जाम। हमारा बढ़िया था, एक दिन पढ़ो रात में जाके एग्जाम दे दो, पास हो गया। क्या तुम रात भर पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि हम टैलेंटेड है ना भाई, है? चलो लिखो, एक ट्यूनिक फॉर्क ए जिसकी आवृत्ति, एक टीएफ ए जिसकी आवृत्ति 256 हर्ट्ज है। कितना है भैया? 256 हर्ट्ज है, ठीक है? यस सर। यह बी के साथ 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। यह बी के साथ 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। हो गया? कितना? यदि जब लिखो, जब बी को वैक्स कर दिया जाता है, WAX वैक्स कर दिया जाता है, तो उनके बीच 6 बीट्स प्रति सेकंड विस्पंद रहती है। तो उसके बीच 6 विस्पंद प्रति सेकंड विस्पंद होता है ना? 6, पहले 4 बोला फिर बाद में 6 बोला, उत्पन्न होता है। हो गया? तो बी की आवृत्ति होगी
तो बी की आवृत्ति होगी। हो गया? ऑप्शन ए 252 हर्ट्ज, ऑप्शन ए 252, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी 264। 264, ऑप्शन डी 264। बोल। अच्छा, बीट्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? बीट्स बढ़ रहा है, तो कौन सा आंसर आएगा? अच्छा, ये बिफोर वाला पूछा कि आफ्टर वाला पूछा है? बिफोर वाला पूछा कि आफ्टर वाला? ये कैसे पता चलेगा सर? पढ़े कर ये पता चलेगा ऑप्शन देख के। आंसर दिए 254 है ना? 252 के साथ अगर पहला 6 कि 4 तो क्या है, क्या आंसर आएगा? 256 और 252 और 260 है, यही आएगा? 252 और अच्छा, अब हम बी पे वैक्स कर दिए, तो वैक्स करने पर उसकी आवृत्ति घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। अरे घटेगी, मतलब 260 और 252 से कम होगी, होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा ऑप्शन में है क्या? मतलब बिफोर पूछा है हमसे, तो हमसे क्या पूछा है? बिफोर, और बिफोर में दोनों आंसर आता है। आंसर दोनों 252 और 256, इसलिए आंसर इज बोथ। नहीं आया? देखो एक लाइन में बता दिए ना, तो फिर ऐसे करते कौन सा दें कौन सा नहीं दें, इसलिए क्वेश्चन के बाद जो रहता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। हंसी आ रहा है क्या तुमको? सर ये आफ्टर 260 260 और 252 है, तो कौन सा बोध आएगा? 252 260 बोथ, उसके बाद 264 दिया हाँ, लात दूंगा तो गिर जाएगा। बोध मतलब दोनों सामने का बोध होगा कि पीछे का बोध होगा? आए बाएं लिख देना और बात करना। समझ में आया? यस सर। अब हेड नॉलेज स्टेशनरी में स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंगे, इसका नाम है स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, अप्रगामी, नॉन ट्रेवलिंग, अप्रगामी तरंगे। कौन सा बोथ आएगा? ये लास्ट में बोथ लिखा था, पता है? 252 तो 64 फिर बोथ, तो क्यों पूछा है? हीरो बन रहा है क्या आज? हैं? अरे बन के भी तो हीरो नहीं बन पाएगा। लगता है क्या हीरो बन पाएगा ये? किसी को लगता है हीरो बन पाएगा? इसकी वाली को बस छोड़ के लगता होगा। कैसे रे? अच्छा, दो लोग को लगता है, एक मम्मी को और एक वाली को, बाकी किसी को नहीं लगता। मम्मी को हमें हाँ मेरा बेटा बेस्ट है, लगता है कि नहीं मम्मियों को? मेरा बेटा है, मेरी बेटी बेस्ट है, और उसको लगता है कि मेरा वाला बेस्ट है। इसलिए बोल रहा हूँ, दो को लग सकता है, तीसरे को नहीं लगेगा, खासकर मुझे तो लगेगा ही नहीं। चलो स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव मतलब रुका हुआ वेव, अप्रगामी मतलब जो वेव चल नहीं रहा है। अच्छा, नहीं चल रहा है, उस वेव के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? पहले कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशन के लिए बात करें तो दो बाउंड्री होनी चाहिए, मतलब दो बाउंड्री होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। दो बाउंड्री होना आवश्यक है, पहला चीज। समझ में आया? वी ए लेम्डा एफ सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक वेव इधर से जा रहा है तो दूसरा वेव इधर से आना चाहिए। अरे समझ गए? तभी वो बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, है ना? अच्छा सोच, एक वेव इधर से जा रही है, एक वेव इधर से आ रही है, उनका VALF सेम होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या?
एक वेव इधर से आ रही है, दूसरा वेव उधर से आ रही है, दोनों के ये दोनों है सेम होना पॉसिबल है क्या? नहीं है, इसलिए एक ही वेव होना चाहिए। और एक ही वेव होना चाहिए जाके टकरा के वापस आए। अरे ये भाई दोनों का वी ए लेमडा एफ सेम कब होगा? जब एक ही वेव है, एक वेव इधर से जाए दूसरा वेव उधर से टकरा के आए और वही वेव टकरा के आए, तभी तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो बोलो, तो सबसे पहले अच्छा नेचर सेम होनी चाहिए। एक चीज और लिखो इसमें। पहला चीज समझ में आया? यस सर। दूसरा चीज समझ में आया? तीसरा चीज नेचर सेम होनी चाहिए। नेचर मतलब लॉन्गी है तो लॉन्गी, ट्रांस है तो नेचर कैसा होना चाहिए? सेम। लॉन्गी है तो ट्रांस है तो लॉन्गी मतलब अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य है तो अच्छा हिंदी में बोलूंगा आज। अनुदैर्ध्य है तो अनुदैर्ध्य होना चाहिए, और अनुप्रस्थ है तो अच्छा अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य कोई मतलब का नहीं, टाइम पास था वो। हैं? क्या लेके आए थे? चना मुर्गा खाए क्या? गुड़। अनुदैर्ध्य है तो अनुप्रस्थ है तो बेटा ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला है। ऑर्गन पाइप, सोनोमीटर वायर सब इसी में आने वाला है, रेजोनेटिंग ट्यूब सब इसी में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव तो सबसे पहले मैं ट्रांस का करा दूं। ट्रांस का करा दूं, समझ गए ना? अनुप्रस्थ तरंग। बोलो अनुप्रस्थ तरंग का क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें भी मैं दो चीज लेके चलूंगा। रिजिड एंड, कौन से एंड? रिजिड एंड मतलब ठोस, क्या बोलूं, सतह, ठोस सतह से करा रहे हैं, ठीक है? देख बेटा, ये जो वेव है जाने वाली वेव है। कैसा वेव है ये? इधर जा रही है, देख रहे हैं? इसमें क्या रिफ्लेक्शन हुआ है? नहीं, ये जाने वाली। जाने वाली रे का इक्वेशन है, मान लेते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे वेव की इक्वेशन तो जानते ही हैं, बराबर है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर ट्रांसवर्स वेव, अगर अनुप्रस्थ तरंगे रिजिड एंड से टकराती है, दृढ़ बोलते हैं इसको, ठोस नहीं, क्या बोलेंगे? दृढ़ किनारे, है ना? अगर दृढ़ किनारे से टकराती है तो वहां पर हम जानते हैं कि पाई का फेज डिफरेंस आता है। जानते हो नहीं जानते? पढ़ा चुका हूं मैं, नोट लिखाया था, याद कर। जब प्रकाश की किरणें डेंसर मीडियम मतलब ठोस सतह से टकराती है तो पाई का फेज डिफरेंस आती है। जब विरल सतह से टकराती है, जब फ्री हैंड से टकराती है तो पाई का फेज डिफरेंस नहीं आती। बताया था। अच्छा वेव चलेगी इधर तो ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी, तो टकरा के आएगी तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से आएगा। देख तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? देख ए साइन ओमेगा टी के एक्स क्या है? पाई। पाई क्यों आया? क्योंकि उल्टा आया। अच्छा बताइए इधर आ रहे इनके बीच का साइन क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस के प्लस? प्लस। अरे बेटा इधर जाता है तो प्लस, दोनों के बीच का अलग अलग होना चाहिए। इधर आता है दोनों के बीच का सेम होना चाहिए, बताया तो था। तो ये रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन आ गया हमारे पास। अगर यही फ्री हैंड से टकराता तो, फ्री हैंड से टकराता तो देखिए ऐसे आया, अरे हाँ की ना? तो ये टकरा के कैसे जाता है? ऐसे ही जाता, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता। ये क्या हो जाता? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से आया, ये किधर कैसे जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0। पाई का तो आया कि नहीं? अगर लॉन्गी की बात करें तो बोल, उल्टा होता है। अरे हाँ कि ना? अगर मान ले रिजिड बोल दिया, क्या बोल दिया? रिजिड, तो कंप्रेशन आएगा तो क्या हो जाएगा? रेयर फ्रिक्शन हो जाएगा। होगा क्या? नहीं, कंप्रेशन का क्या रहेगा बेटा? कंप्रेशन ही रहेगा। रेयर फ्रिक्शन का क्या रहेगा? रेयर फ्रिक्शन ही रहेगा। जानते हो कि नहीं? अच्छा कंप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपीड़न। संपीड़न का क्या रहेगा? संपीड़न। और इसको क्या बोलते हैं? विदलन। विदलन का क्या रहेगा? विदलन। लेकिन अगर ये फ्री एंड हो तो, फ्री एंड हो तो, फ्री होना तो कंप्रेशन का क्या हो जाएगा?
अबे क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, और रेयर फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, कंप्लीशन। समझ गए क्या? इस प्रकार से बदलाव आती है। लेकिन हमको क्या चाहिए, दो तरह के चाहिए, कुछ भी हो, चाहे आप लॉन्गी दे दो हमको, चाहे हमको ट्रांसफर दे दो। लॉन्गी दोगे तो भी चलेगा, ट्रांसफर दोगे तब भी चलेगा, जो दे दो हम सब में खुश। तुम हमको ये भी एंड दोगे तब भी खुश, हम रिजिड एंड दोगे तब भी खुश, फ्री एंड दोगे तब भी खुश। तुम दो तो दो हमको, हम ट्राई स्टैंडिंग में बना देंगे, बस दो तो दो, है ना? तो स्टैंडिंग वेव क्या होनी चाहिए, दो बाउंड्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, वी ए लैम्डा एफ क्या होना चाहिए, दो तरंग अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। नेचर कैसा होना चाहिए, सेम। अनुप्रस्थ तो अनुप्रस्थ, लॉन्गी तो वो कैसे आएगी भाई, दोनों का सेम। ये सब कैसे होगी, जब वो रे कैसे आएगी, टकरा के आने के लिए कंडीशन बता दिया। अगर वो ट्रांसवर्स वेव है, अगर रिजिड एंड है तो क्या आएगा, पाई का फेज डिफरेंस साथ ही साथ प्लस, और फ्री एंड है तो साथ में प्लस, पाई का डिफरेंस नहीं आता। और अगर लॉन्गिट्यूडिनल बोले तो उल्टा हो जाएगा। ये जिसमें हुआ, ये मतलब कहाँ हुआ, रिजिड, अब ये किस में हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा उसके लिए। अब जो फ्री में हो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है? ये कौन सा है, समझ गए? लिखो। तो आगे की बात करते हैं। मान लीजिए हमको साइन टाइप का वेव दिया है बेटा, कैसा टाइप का वेव दिया है, साइन टाइप का। साइन टाइप जानते हो? अरे साइन टाइप जानते हो? सर हमने साइन टाइप देखे ही नहीं। मान लीजिए हमको इंसिडेंट वेव जो दिया है a sin ओमेगा t माइनस kx दिया है। कितना दिया है बेटा, a sin ओमेगा t माइनस kx दिया है। तो हम क्या करें, क्या हुआ, चलो इंसिडेंट, हमको जो इंसिडेंट दिया वो क्या दिया है, a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है? क्या दिया बेटा हमको, a sin ओमेगा t माइनस kx। तो सबसे पहले जो हम लेके चल रहे हैं, रिजिड एंड लेके चल रहे हैं। कैसा एंड लेके चल रहे हैं, और रिजिड एंड लेके चलेंगे तो क्या होगा, y रिफ्लेक्शन आएगा। बोल y रिफ्लेक्शन क्या होगा रिजिड एंड में, हमको पता है a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई होगा। अभी लिखा था, याद कर, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। हे भगवान, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा ना। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड तीसरे से चतुर्थांश में साइन माइनस होता है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल मतलब सब, स्टूडेंट मतलब साइन, टेक मतलब टेन, और कॉफी मतलब कॉस, तो बाकी सब नेगेटिव। तो तीसरे में टी वाला पॉजिटिव, मतलब टेन वाला पॉजिटिव, तो बाकी सब इसलिए साइन में क्या आने वाला है, नेगेटिव। अच्छा वाई आर मुझे क्या मिला बेटा, माइनस a साइन ओमेगा t प्लस kx, मिला कि नहीं मिला? अरे यही मिला ना। और y इंसिडेंट तो मुझे पता है, अरे y इंसिडेंट क्या है, a साइन ओमेगा t माइनस kx। अब मुझे पता है r रिजल्टेंट निकालना है मुझे, अरे हाँ कि ना? और ये होगा वाई आर प्लस वाई, मतलब दोनों को मुझे जोड़ना है। तो माइनस a साइन ओमेगा t प्लस kx प्लस a साइन ओमेगा t माइनस kx, हाँ कि ना? इसने इसको मार दिया, a ने को मार दिया, तो मल्टीप्लाई वाला है, मारेगा नहीं तुम। चलो चलो इसका प्रसार करते हैं, करें? a को कॉमन ले, साइन ओमेगा t cos a साइन a प्लस b, साइन ओमेगा t cos kx प्लस, सही बोल रहा हूँ क्या? प्लस बोल। अरे यार तुम लोग यार कुछ याद ही नहीं है यार तुम लोग, क्या प्लस इसका बोल, सही लिखा हूँ क्या है? सही लिखा हूँ? देख कुछ कट रहा होगा, माइनस a आएगा, माइनस है साइन ओमेगा t cos x, ये और ये कट गया, और ये दो गुना हो जाएगा। अरे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2a cos ओमेगा t
साइन के एक्स, यही आएगा। Yes, sir. तो यहाँ से जो y आ गया रिजल्टेंट को कितना है बोल, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये वेव हमको बना। अगर मैं इसको स्टैंडिंग वेव ना मान के, अगर मैं इसको वो वाला जो वेव हम मानते हैं ना ट्रांसवर्स वेव, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है, एम्पलीट्यूड इनटू कॉस ओमेगा टी। तो इसका जो एम्पलीट्यूड हमको मिला वो कितना मिला बेटा, -2a साइन के एक्स, माइनस का उड़ा दे, मॉड की हम बात करते हैं। अब सोच इसकी जो एम्पलीट्यूड है कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है कि नहीं, Yes, तो यहाँ x की अलग है, अलग अलग है कि नहीं देख, Yes. तो यहाँ पर सबकी एम्पलीट्यूड अलग अलग होती है। वहां पर जब हम बात कर रहे हैं वहाँ एक की एम्पलीट्यूड a है तो मतलब सबका एम्पलीट्यूड a होता है, Yes. लेकिन यहाँ पर सबकी एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग। देख x बराबर 0 पर 0 एम्पलीट्यूड, x बराबर 90 हो तो ये फुल एम्पलीट्यूड, 2 एम्पलीट्यूड, Yes, अलग अलग है, इसकी एम्पलीट्यूड अलग अलग होती है। सब नोट में लिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ये चीज समझ में आया कि रिजिड एंड हो तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 2a sin kx into cos ओमेगा t। उसी प्रकार अगर फ्री एंड है तो क्या आएगा, अभी मैं सिर्फ लिखाऊंगा, पहले निकाल तो लो। वाई आर क्या आ जाएगा यहाँ से, a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ओनली, और कुछ नहीं आने वाला है। तो और y इंसिडेंट मुझे पता है क्या है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। बोल अब वाई आर क्या हो जाएगा, वाई आर प्लस वाई, बोल वाई आर कितना है, a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। बोल फॉर्मूला लगा दे, a sin ओमेगा t cos kx प्लस a cos ओमेगा t sin kx, है कि नहीं, प्लस बोल इसका a sin ओमेगा t cos kx माइनस a cos ओमेगा t sin kx। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मारा, बना क्या, 2a cos kx a sin ओमेगा। देखो ये भी स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आया कि नहीं आया? ये भी हमको वेरिएबल दिया है, देख एम्पलीट्यूड यही है ना, एम्पलीट्यूड यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड वेरिएबल आया है। मतलब हर एक पार्टिकल की एम्पलीट्यूड यहाँ सेम नहीं होनी चाहिए, होनी है। हर एक पार्टिकल की एम्पलीट्यूड यहाँ क्या है, अलग अलग है। समझ गया है कि नहीं है? अगर हम मान लेते हैं इंसिडेंट हमको जो दिया है वो दिया है बेटा a cos kx माइनस ओमेगा टी दिया है। इंसिडेंट हमको क्या दिया है, a cos kx माइनस ओमेगा टी। तो सबसे पहले मैं रिजिड एंड की मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, तो क्या लिखेंगे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड y a cos kx प्लस ओमेगा टी प्लस पाई, यही होगा ना रिजिड एंड में। तो बोल cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा माइनस a cos kx प्लस ओमेगा टी। और y इंसिडेंट तो जानते ही हैं कितना है, बाकी लोग देखने आए हैं यहाँ, हैं? ताली बजाओ, ताली थोड़ा सा, दांत तोड़ दूंगा अभी। ये सब मेरा काम क्या, मैं लिख दूं, मुझे याद है सब, याद नहीं होगा देख के लिख दूंगा। क्या इतना टाइम पास करा रहा हूँ मैं क्या? तो क्या रिस्पॉन्स है तुम्हारा, सोने आए यहाँ? हाँ बोल, चल बोल फॉर्मूला बोल, वाई आर क्या होगा, वाई आर प्लस वाई, तो क्या लिखेंगे, माइनस a cos kx प्लस ओमेगा टी प्लस a cos kx माइनस ओमेगा टी, है ना? a प्लस b का फॉर्मूला बोल, cos a प्लस b का बोल, क्या है ये, ढंग से बोल, बोल फॉर्मूला। चल ये बोल, तू तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ, टांग तोड़ दूंगा तेरा। हाँ बोल, बोल फॉर्मूला बदल उसका, जल्दी बोल, इधर बीच वाली बोल, बोल जल्दी। वही तो समझा रहा हूँ कि कहाँ से आया कैसे आया, यही नहीं पता तुझे। हाँ ये बोल, चल रहे बोल तंत्रिक, cos a प्लस, वाह बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रही है। चल bm बोल जल्दी, bm तेरे ही नाम है ना, चल बोल सीमा। cos a plus sin e
sin A plus sin A minus sin B के बाद माइनस हुआ sin A plus cos B। ये ना तो कौन सा दुनिया का फॉर्मूला ऐसा आ गया, नया मैथ्स बना दिया लगता है। विश्वामित्र नया सृष्टि बना दिया, गाय की जगह भैंस, वही तो बनाया विश्वामित्र। जानते हो विश्वामित्र को? विश्वामित्र को जानते हो? कितने लोग जानते हैं? हे भगवान, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा तुम्हें। विश्वामित्र को नहीं जानते? जानते हो विश्वामित्र को? कौन से धर्म से हो? तो जानती है? थोड़ा धार्मिक व्यक्ति से पूछता हूँ कौन है। ये रामायण का पाठ करने जाता है और विश्वामित्र नहीं पता उसको। चल उसकी कहानी बताऊंगा एक, ठीक है? cos A प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा cos A cos B माइनस sin A sin B। ये होता है। घर जाना, जो नहीं बताया हुआ है क्या करेंगे? घर जाएंगे और दर्पण के सामने खड़ा होना और बोलना क्या? वही ऐसा हंस के नहीं, रो के बोलना। हंस के बोल रही है, लगा दे। तो वो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका? माइनस तो है ही। अरे माइनस है कि नहीं है? A cos kx cos ओमेगा t प्लस, प्लस की माइनस, माइनस और माइनस प्लस, समझ गए क्या? A sin kx sin ओमेगा t, उसका बोला A cos kx cos ओमेगा t प्लस A sin kx sin ओमेगा t। इसने इसको मार दिया, आंसर आ गया क्या? 2A sin kx sin ओमेगा t, है कि नहीं? वाई आर हमको क्या मिला भाई? 2A sin kx sin ओमेगा t। समझ में आया? अगर मैं फ्री हैंड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? लिख दूं सीधा कि कैसे आया बताना पड़ेगा। फ्री हैंड वाला लिख दोगे? चल लिखो इतना। नहीं क्या? चलो हैं? हो गया क्या रे? वह भाषण। अच्छा अगर हम फ्री हैंड की बात करें, कौन सा की बात करें? फ्री हैंड में बताओ वाई रिफ्लेक्टेड क्या आ जाएगा? A cos था भाई, cos का चल रहा है, साइन हो रहे हो, प्लस के एक्स, पाई तो आना नहीं है यहाँ। अरे cos का cos ही रहेगा ना? तो बोल वाई आर क्या आ जाएगा? वाई आर प्लस वाई, है ना? A cos ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस A cos ओमेगा t माइनस के एक्स। इसको सॉल्व कर बेटा, आ जाएगा आंसर। अभी आंसर में क्या था? 2। अभी वाला लास्ट में क्या है था? हाँ, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2A cos kx cos ओमेगा t। समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया आंसर। इसका मतलब मुझे दो चीज मिला बेटा, ध्यान से देख। अगर साइन टाइप दिया है मुझे, कैसा टाइप? साइन टाइप। साइन टाइप है तो इसके दो बनेंगे। देख पहला बनेगा y बराबर, रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, y ऐसे लिखूं स्टैंडिंग में, A sin kx cos ओमेगा t, या फिर बोलो ys जो बनेगा A cos kx sin ओमेगा t। अलग अलग बने तो समझ लेना साइन वाला है। अलग अलग इक्वेशन दिया मतलब कौन सा वाला है? अगर cos वाला हो, कौन सा वाला? कैसा वाला? cos वाला। तो पहला देख ys, A cos kx cos ओमेगा t, है ना? पहले साइन को लिखा, साइन लिखा, साइन kx sin ओमेगा t। या दूसरा देख बेटा, ys बराबर था A cos kx cos ओमेगा t। तो ये देख दोनों सेम है ना, साइन तो साइन, cos तो इसलिए कौन सा वाला टाइप? और A sin cos हो तो। अच्छा अब मुझे पता चलना चाहिए कि रिजिड एंड वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। तो बेटा एक चीज बता, रिजिड एंड में क्या बनेगा? रिजिड एंड में बोला जाता है नोड बनता है। क्या बनेगा? रिजिड एंड जब भी आए तो यहाँ क्या बनेगा? नोड। रिजिड एंड में क्या बनना है? रिजिड एंड में क्या बनना है? नोड।
क्या बनेगा? नोड। नोड मतलब एम्पलीट्यूड जीरो। नोड मतलब एक होता है एंटी नोड, अभी बताऊंगा सब। नोड मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आयाम। नोड मतलब आयाम क्या होना चाहिए? और एंटी नोड मतलब नोड आयाम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। वो बताऊंगा, 2a होता है वो बताऊंगा, मैं टेंशन मत लो। समझ में आया कि नहीं है? तो नोड मतलब अगर रिजिड एंड है, नोड कितना होना चाहिए? 0। x बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए? देख किसका किसका आएगा? साइन वाले का आएगा। अरे जिसका ये साइन हो गया कि x x के x उसी में x बराबर 0 रख, यही 0 आएगा। cos में 0 तक नहीं आएगा, वो a आ जाएगा। अबे 2 कहाँ गया? सब 2 को भुला दिए। 2 था ना 2a। समझ में आ गया? अगर एंटी नोड बनना है रिजिड एंड पे, तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन आएगा एम्पलीट्यूड का, वो वाला क्या आंसर वाला आएगा? 2a sin kx वाला आएगा, हाँ कि ना? अगर बात करें फ्री एंड की, किसकी? फ्री एंड तो क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एंटी नोड। और एंटी नोड में एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, और दैट इज इक्वल टू 2a, हाँ कि ना? तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगा कौन सा आएगा? 2a cos kx। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नोड से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा? 2a sin kx। अगर एंटी नोड से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा? यस सर, यस सर। क्या आएगा? यस सर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको वेव मिला, वो कैसा वेव मिला बेटा? स्टैंडिंग वेव मिला। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्टैंडिंग वेव तो हमको मिल गया, तो नोड के बारे में भी चर्चा कर देता हूँ। ये देखो, ये हमारी स्टैंडिंग वेव मिला। समझ गए ऐसा? तो जगह ही नहीं मिला क्या? कहीं नीचे नीचे बना दूं? नीचे नीचे बना देते हैं अच्छे से। देख, ये वेव जो हमारा बना, वो कौन सा वेव बना? स्टैंडिंग वेव बना। अब ये वेव कर क्या रहे होंगे बोल? जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है उसको नोड कहते हैं, बताया था मैं भी। और जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो उसको एंटी नोड कहते हैं। हैं? तो ये भी नोड होगा, ये भी नोड होगा, और ये जो हमारा नीचे वाला क्या कहलाएगा? एंटी नोड कहलाएगा, हाँ कि ना? एंटी नोड। अब देख यहाँ बाउंड्री कहाँ है? बाउंड्री नोड है, यहाँ फिक्स है, यहाँ पर ऐसे किल गड़ के रखा है, समझ ले। तो ये वेव इधर जा नहीं सकता, बस ये ऐसे है, ऐसे है। ऐसे हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। समझ गए कैसे होना? ऐसे है वो सीधा, फिर ऐसे, फिर ये सीधा, फिर ऐसे। मतलब ये यही ऐसे ऐसे हो रहा है, यही हो रहा है ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? क्या आगे बढ़ पा रहा है? इसलिए इसका नाम क्या है? नॉन ट्रेवलिंग वेव, स्टेशनरी वेव, रुका हुआ वेव, अप्रगामी वेव। क्योंकि ये वेव दो नोड के बीच में फंसी हुई है। इसकी एनर्जी इसकी जो एनर्जी है नोड के बाहर नहीं जा रहा है, इसकी एनर्जी इधर नहीं आ रहा, मतलब यह फंसी हुई है। इसलिए ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे ऐसे। इसलिए हमको कुछ इस तरीके से नजर आता है। इसलिए बुक में देखना इस प्रकार से डायग्राम बना दिया है एंटी नोड के लिए, स्टैंडिंग वेव के लिए। लेकिन है क्या एक्चुअल में? देखिए ऐसे, लेकिन वो ऐसे यही 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 हो रहा है, इसलिए बना दिया गया। अरे हाँ कि ना भाई? अरे यार, अरे सही है क्या? समझ में आया? इसको क्या बोला जाता है? नोड। इसको क्या बोला जाता है? एंटी नोड। इसको क्या बोला जाता है? एंटी नोड। इसको क्या बोलेंगे? नोड। अच्छा सोचो यार, ये सब पार्टिकल है ना, ये सब पार्टिकल, ये सब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अबे इसका एम्पलीट्यूड तो इतना ही है, इसका इतना, इसका इतना, इतना, मैक्सिमम यही तो जा सकता है, इससे ज्यादा जा सकता है क्या? तो इसके हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है कि अलग अलग? समझ में? इसके सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर आए हैं कि एक साथ नहीं आए हैं? एक साथ ऊपर आए हैं। भाई ये जितने ये आया होगा तो ये भी उतना ही आया होगा। उतना मतलब नहीं, एक साथ नीचे गया होगा और एक साथ फिर नीचे गया होगा। मतलब सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर आते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं, है ना? तो सारे पार्टिकल अधिकतम बिंदु पर एक साथ आते हैं और मध्य बिंदु पर एक साथ आते हैं। अरे हाँ कि ना? अच्छा, नोड के इस प्रकार, इस टाइप, और नोड के इधर, दोनों का फेस सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अबे ऊपर में है, नीचे में है, अलग अलग फेस में है ना? इधर सेम फेस, इधर वाला सेम फेस, इधर वाला सेम, और इधर वाला है ना? इधर और इधर अलग अलग है ना? एंटी नोड के दोनों साइड का सेम फेस में होते हैं। दो एंटी नोड, देख, दो नोड, एक नोड और एक नोड, इनके बीच के जो
पार्टिकल्स उस सेम फेस में है कि नहीं? नीचे में देख, नीचे वाला सेम फेस है। देख दो नोड है ना, दो नोड दो नोड दिख रहा है। तो दो नोड के बीच के सारे पार्टिकल सेम फेस में होते हैं। नोड के दोनों साइड वाला अलग अलग फेस में होते हैं। समझ में आया कि? अच्छा, एक नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस कितनी होगी? λ/2। अरे आधा है ना। एक नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस कितनी? एक एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। अरे यहां से यहां λ/2, तो यहां से यहां। कुछ समझ में आ रहा है? है? तो लिखो नोट कि भाई यहां कुछ लिखना पड़ेगा क्या? अरे यहां तक लिखना पड़ेगा क्या? इसका और डायग्राम बना देता हूं मैं, तब तक लिखो तुम। इसके नीचे ये बनाते जाना ना जो मैं बना रहा हूं। बातें नहीं ना। ठीक है, जो बना रहा हूं उसको एक एक नीचे में बनाते जाना। ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये। ठीक है? एक साइकिल कंप्लीट हो गया। बन गया? नोट पहला नोट लिखो, हो गया होगा तो ये रुके जाए। और बहुत जल्दी बनाने की बात है। T/2 में पहुंचिए। रवि बना लिया? सच में बना लिया? हाँ, तो कैसे बोल घुसा दे उसको। अच्छा, ये अंदर में बैठ के पढ़ रहे, इसको पता ही नहीं टाइम। मैं बुलाया तो आए। एक जन वो भी कहाँ घूम रही थी, इधर का उधर। और कोई ये बता नहीं है ना कि सर क्लास नहीं है, किसी का आ जाओ। मैं सोचा क्लास चल रहा है।
नहीं तो आज ये बढ़िया खत्म हो जाता चैप्टर, सब नदी में पहुंच जाते। पहुंच तो जाते, सही में पहुंच जाते, मजाक नहीं करता। जल्दी बनाना, इतना क्या देखना, टी बराबर टी। हाँ, लिखो नोट नंबर 1, स्थायी तरंग में नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, स्थायी तरंग में सभी कण की आयाम अलग अलग होती है। स्थायी तरंग में या अप्रगामी तरंग में सभी तरंगों की आयाम अलग अलग होती है, आयाम अलग अलग होती है। हो गया? हाँ, आयाम बराबर a बराबर, ऐसे लिख रहे a बराबर फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू साइन kx, 2a साइन kx या फिर 2a cos kx, है कि नहीं? ये होती है कि नहीं होती? a इज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर लिखो 2a sin kx और 2a cos kx। इन स्टैंडिंग वेव amplitude of all particles are different and that is equal। अरे हिंदी वाले ही है क्या? अरे कोई बात, चलो हो गया। हाँ, दूसरा लिखो, स्थायी तरंग के सभी कण, स्थायी तरंग के सभी कण एक साथ अधिकतम पर पहुंचते हैं, एक साथ अधिकतम पर पहुंचते हैं, अधिकतम पर पहुंचते हैं। मैक्सिमम पर सारे पार्टिकल एक साथ ही जाते हैं, अलग अलग समय पे नहीं जाते। हो गया? दूसरा लाइन। तीसरा लिखो, स्थायी तरंग के सभी कण, स्थायी तरंग के सभी कण एक साथ मध्य स्थिति पर जाते हैं। All particle of standing wave reach at mean position together। स्थायी तरंग के सभी कण मध्य स्थिति पर एक साथ जाते हैं, जिससे एक साइकिल में, जिससे एक चक्र में तरंग दो बार सरल रेखा बनती है। देखे थे, 1 और 2 बना ना एक सर्कल में? yes। 2 बार बना कि नहीं बना? एक चक्र में 2 बार सरल रेखा बनती है। हो गया यहाँ तक? चौथा, जहां पर एम्पलीट्यूड अधिकतम होती है उसे प्रस्पंद ब्रेकेबल लिखना है एंटीनोड। वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम दैट पोजीशन इज नोन एज एंटीनोड एंड वाइस वर्सा। जहां पर आयाम अधिकतम होती है, आयाम अधिकतम ब्रैकेट में लिखना 2m, आयाम अधिकतम ब्रैकेट में लिखना 2a। m कहाँ से आ जाएगा? मैं बोल दिया, इसका मतलब m कैसे हो सकता है? 2a है ना। उसे प्रस्पंद, उस बिंदु को प्रस्पंद ब्रैकेट में लिखना एंटीनोड कहते हैं। प्रस्पंद भी लिख ले तो प्रस्पंद ब्रैकेट में लिखना एंटीनोड कहते हैं। और जहां आयाम शून्य होता है, 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 निष्पंद ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लेना नोड, NODE, ब्रैकेट में लिख लेना NODE, नोड कहते हैं, नोड कहते हैं। हो गया? नेक्स्ट लाइन, दो नोड के बीच के सभी कण, दो नोड के सभी कण एक ही कला में होते हैं। दो नोड मतलब समझ गए ना? क्या? निष्पंद है ना। दो निष्पंद के सभी कण सेम कला में होते हैं।
पार्टिकल बिटवीन टू नोड्स आर इन सेम फेस। सेम कला में मतलब समान कला में होते हैं, एक ही कला में होते, सही है कि मतलब समझ गए? आगे लिखे, उसी लाइन में लिखोगे, नेक्स्ट लिखा नेक्स्ट में लिखे। नोड के दोनों ओर, एक नोड के दोनों ओर के कण अलग अलग फेस में होते हैं, अलग अलग कला में होते हैं। कलांतर पाई होता है, अलग बात है। अलग अलग कला में होते हैं। हो गया? नेक्स्ट लाइन से लिखो। दो नोड तथा दो एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है। दो नोड, अच्छा नोड मतलब निष्पन्द जानते हो ना? और दो एंटी नोड मतलब प्रस्पन्द। दो नोड तथा दो एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है। λ/2 होती है, ठीक है? λ/2 होती है तथा एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होती है। तथा एक नोड तथा एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होती है। इस दूरी मतलब एक नोड, एक निष्पन्द तथा एक प्रस्पन्द के बीच की दूरी λ/4 होती है। λ/4 होती है। हो गया? बेटा अभी जो लिखाया हुआ ना नोट, वो दोनों के लिए था, ट्रांसवर्स वेव के लिए भी था और लॉन्गी के लिए दूसरा था, दोनों के लिए था। अब लिखो ओनली फॉर लॉन्गिट्यूड, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी सिर्फ लॉन्गी में पाया जाता है, ट्रांस में नहीं पाया जाता, वो लिखो। ओनली फॉर लॉन्गी लिखो। नेक्स्ट में नोट ओनली फॉर लॉन्गी, ओनली फॉर लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे स्टेशनरी वेव, अनुदैर्ध्य तरंग स्थायी तरंगे, ऐसा लिखना था, अनुदैर्ध्य प्रकृति के स्थायी तरंग, अनुदैर्ध्य प्रकृति के स्थायी तरंगे, अनुदैर्ध्य प्रकृति के स्थायी तरंगे, स्टेशनरी वेव नेचर ऑफ लॉन्गी ना। लॉन्गिट्यूडनल वाले में क्या होगा? लिखो नोट नंबर 1। नोड पर निष्पन्द पर घनत्व तथा प्रेशर अधिकतम होती है, घनत्व तथा दाब अधिकतम होती है, घनत्व तथा दाब अधिकतम होती है तथा एंटी नोड पर न्यूनतम होती है। मतलब डेल्टा पी और रो मैक्सिमम कहाँ होगी बेटा? नोड में होगी, है ना? और डेल्टा पी और रो मिनिमम कहाँ होगी बेटा? कहाँ होगी? एंटी नोड पे। हाँ कि ना? लिख लो, ये बनाना है, बना सकते हो। हो गया क्या? नेक्स्ट लाइन से लिखो अगर ये लिख लिए होंगे तो। हो गया? स्ट्रेन विकृति। हाँ, बेटा तुझे एक एक चीज ऐसे लिखना पड़ता है क्या? एरो बना, फिर मैक्स देख, फिर ऐसा देख, दिमाग लगा ना थोड़ा सा। Yes, sir. लिखो। निष्पन्द पर अधिकतम विकृति होती है, निष्पन्द पर अधिकतम विकृति होती है। समझ गए? क्योंकि निष्पन्द पर ही सबसे ज्यादा प्रेशर होती है ना, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सबसे ज्यादा प्रेशर जहां पर होगा वहां पर स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा है कि नहीं? ये भी देखो।
नहीं नहीं नहीं, अभी एक लाइन और लिखा है ना, वहाँ लिखना। हाँ उसके नीचे लिखना। क्या लिखे निस्पेन पर अधिकतम विकृति, विकृति स्ट्रेन, नहीं नहीं वी। मेरा हिंदी इतना अच्छा बना देखा ना, हैं? बहुत दिन बाद हिंदी में लिखा क्या? नहीं तो ऐसे ही लिख देता था, ऐसा टाइप का विकृति, ऐसे जनरली ऐसा लिखता था ना। शेविंग करके ना पूरा एक भी दाढ़ी नहीं होना चाहिए, तुम लोग को बता दे रहा हूँ, क्लीन से हैं। लड़कों देख लो तुम सब हैं, और लड़कियों का बाल वाल ढंग से रहना चाहिए, नाखून नाखून, किसी का नाखून बड़ा दिखे तो उसका नाखून को मैं काटूंगा उंगली के साथ। जैसे आओ भाई, क्या लेना देना, पढ़ाई करो बस, ये तो टाइम पास था। डर के देखा तुम लोग? नहीं तो कल हो जाना चाहिए, बता दे रहा हूँ। मेरे क्लास में ही नहीं बैठना, तो डर गए थे। सब जगह मतलब क्लीन, मतलब क्लीन, नहीं तो इधर हम करा देंगे। हाँ मत आना, एक तो तेरा छुट्टी आज से, चल जा। कल पूरा क्लीन हो जाना चाहिए तेरा। तू बोला ना नहीं डरा था। हाँ क्या बोला था? हाँ आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो। विस्थापन प्रस्पंद को, विस्थापन प्रस्पंद को दाब या घनत्व, दाब या घनत्व निस्पंद कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड इज कॉल्ड प्रेशर और डेंसिटी नोड, एंड डिस्प्लेसमेंट नोड इज कॉल्ड डेंसिटी एंड प्रेशर एंटीनोड। उल्टा कहते हैं। क्या लिखे? विस्थापन प्रस्पंद को दाब या निस्पंद तथा 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 विस्थापन निस्पंद को, तथा विस्थापन निस्पंद को, तथा विस्थापन निस्पंद को दाब या घनत्व प्रस्पंद कहते हैं। दाब या घनत्व प्रस्पंद कहते हैं। हो गया? दाब तथा, दाब या घनत्व तथा, अरे लिखो ना भाई। हाँ बोलो भाई। हाँ अगला पॉइंट, दाब या घनत्व तथा तथा विस्थापन के बीच कलांतर पाई का होता है। कलांतर पाई का होता है। हाँ विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट वाला विस्थापन के बीच पाई का कलांतर होता है। प्रिया कहाँ है? वो वाली प्रिया, वीर सिंह वाली प्रिया। तेरा कौन सा वाला प्रिया है? खेलूराम वाली है। वीर सिंह खेलूराम। अरे नहीं, इनका वो जैसे देखता हूँ मैं सोचता हूँ कौन कौन है। ठीक है, समझ में आया कुछ? क्वेश्चन दूं कि सभा समाप्त करें आज की? चलो आज की सभा समाप्त करते हैं, कल क्वेश्चन करेंगे, कल एप्लीकेशन भी करेंगे। इसका एप्लीकेशन दो प्रकार के होंगे, एक आर्गन पाइप, एक सोनोमीटर, रेजोनेटिंग ट्यूब, सोनोमीटर वायर, ये चार है और इसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये कल करेंगे, ठीक है? आशा करते हैं कल परसों, कल नहीं तो परसों तक ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अपन। फिर हम प्रवेश करेंगे 12वीं का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी 12वीं चालू नहीं किया हूँ, टेंशन मत ले। ये चैप्टर 2 दिन के, फिर 12वीं जैसे चालू होगा समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, आज का भी थोड़ा बहुत तो आया होगा। आज नया ही था क्योंकि पुराना से इसका कोई मेल कहाँ था, नहीं था ना, अलग ही था पूरा। ठीक है, तो कोशिश करना है, समझ में आ जाएगा। 12वीं जैसे चालू होगा पूरा आगे लग जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।